हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं बाल्यावस्था क्या होती है और इसकी कुछ परिभाषाओं को, महत्वपूर्ण कथनों को जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसके आयाम को और इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा को। तो बाल्यावस्था की सर्वप्रथम कुछ परिभाषाएं देखते हैं, इसी के आधार पे हम बाल्यावस्था की विशेषताओं को आसानी से समझ सकेंगे। तो जैसा कि रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा खुद को परिपक्व समझने लगता है। उसमें यह गुण आता है कि वह खुद को आत्मनिर्भर समझने का प्रयास करता है। इसी कारण इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। चूँकि यह परिपक्वता की अवस्था नहीं होती है, इसीलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। तो याद रखेंगे, रोस ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। देखते हैं कोल एंड ब्रुश ने क्या कहा है। कोल एंड ब्रुश ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। यानी कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शैशवावस्था में संवेग तो उत्पन्न होते हैं, परंतु वह अस्पष्ट और तीव्र होते हैं, जबकि इस अवस्था में आते आते संवेगों पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। इसलिए बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। किसने कहा है? कोल एंड ब्रुश ने। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान ही बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। यानी कि 6 वर्ष की उम्र होती है तो बालक विद्यालय जाता है और चीज़ों को सीखता है। अतः इसे बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा गया है। किसने कहा है? ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, तीनों ने। तो याद रखेंगे हमने कौन कौन सा पढ़ा। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? रॉस ने। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रुश ने। जबकि शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसने कहा है? जोन्स, सिम्पसन और ब्लेयर ने। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। यानी कि इस अवस्था में समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बालक समूहों में रहना, समूहों में खेलना पसंद करते हैं। अतः किलपैट्रिक ने इसे समाजीकरण की अवस्था कहा है कि 10 वर्ष के बालक लगभग सभी खेल खेलते हैं। जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि बाल्यावस्था में यानी 6 से 12 वर्ष के बालक जो कि सभी खेलों को खेलना पसंद करते हैं, वो कोई भी खेल हो, हर खेलों में रुचि रखते हैं। अतः स्ट्रेंग ने कहा है कि 10 वर्ष के बालक लगभग सभी खेल को खेलते हैं। ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे वह नहीं खेलते। बर्ट ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था में साहसी कार्यों तथा भ्रमण की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो वह साहसी कार्यों को करने का प्रयत्न करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उसमें मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है तथा वह भ्रमण की प्रवृत्ति रखता है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से आपको ये तो पता चल रहा होगा कि बाल्यावस्था में बच्चे कीचड़ इत्यादि चीज़ों में खेलना पसंद करते हैं। अतः इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है। यह इस अवस्था की विशेषता है। इस चित्र के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे समूह में खेलना पसंद करते हैं और समूह में खेलते हुए बच्चों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह खुद को, जैसे हम कहते हैं ना, नेता बनना, तो वह उस ग्रुप का नेतृत्व करना चाहता है। अतः इस अवस्था में नेतृत्व की क्षमता भी होती है। इसे नेतृत्व की अवस्था भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि इसे प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। अब बाल्यावस्था के कुछ विभिन्न नाम, जैसा कि मैंने आपको अभी चित्र के माध्यम से बताया कि इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है और इसे टोली या दल की अवस्था भी कहा जाता है, खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, बिना उद्देश्य के भ्रमण करने की अवस्था भी कहा जाता है,
इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है, अतः इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय की उम्र या प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बच्चे अत्यधिक खेलते कूदते हैं, अतः इसे चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र भी कहा जाता है। तो बाल्यावस्था के यह कुछ नाम हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? गंदी उम्र, टोली की अवस्था, खेलों की अवस्था, निरुद्देश्य भ्रमण, मूर्त चिंतन, प्राथमिक विद्यालय की उम्र, चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चा कंचा इकट्ठा कर रहा है या कंचे से खेल रहा है। इसी प्रकार इस उम्र में बच्चों में संग्रहण की क्षमता होती है, यानी कि बच्चे वस्तुओं का संग्रहण करते हैं, जैसे सिक्कों का संग्रहण, कंचों का संग्रहण, डाक टिकटों का संग्रहण इत्यादि। अभी मैंने बताया कि बच्चों में नेतृत्व की भावना अत्यधिक होती है। इस उम्र में वह आत्मनिर्भरता भी दिखाते हैं, मिथ्या परिपक्वता भी कही जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, यानी कि बच्चा समाज से जुड़ना चाहता है, सामाजिक होना चाहता है। नैतिकता का उदय होता है। इस अवस्था में नैतिकता का उदय होना प्रारंभ होता है। वह जानने लगता है कि क्या गलत है, क्या सही है। जैसे कि शैशवावस्था में नैतिकता के बारे में कुछ पता नहीं होता है। समूह भावना का उदय, मैंने अभी आपको बताया कि खेल खेल में वह नेता बनने की कोशिश करता है, वह समूहों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है। इस अवस्था में रचनात्मकता की प्रवृत्ति होती है। बच्चे सृजनात्मक कार्य करते हैं, कुछ न कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, नए तरीके से खेलते हैं। संग्रह प्रवृत्ति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे कंचे, डाक टिकट, सिक्के आदि इकट्ठा करते हैं, इसे ही संग्रह प्रवृत्ति कहा जाता है। यह इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। मूर्त चिंतन व तर्क शक्ति, इस अवस्था में बच्चे मूर्त रूप से चिंतन करने लगते हैं, यानी वस्तुओं को देखकर उसके बारे में सोचने समझने लगते हैं और उसके बारे में तर्क करने लगते हैं। इस अवस्था में विकास में स्थिरता आ जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में विकास अत्यंत तीव्र होता है, उसकी अपेक्षा इस अवस्था में स्थिरता आती है। मतलब कि उस शैशवावस्था की अपेक्षा इसमें मंद गति से विकास होता है और इस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। जैसा कि शैशवावस्था में संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, संवेग अस्पष्ट और तीव्र होते हैं, जबकि बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। विकास के 4 आयाम जैसे कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो उसकी विशेषताओं के आधार पर ही हम इन सभी को समझ सकते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास में विकास की गति इस अवस्था में मंद होती है, हड्डियों में दृढ़ता आती है और इस अवस्था में ही स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो शारीरिक विकास में क्या है, विकास की गति मंद हो जाती है, शैशवावस्था की तुलना में हड्डियों में दृढ़ता आती है और अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो मानसिक विकास में क्या कह सकते हैं, जैसे कि शैशवावस्था में बच्चा कुछ शब्दों को जानता है, कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाता है और इस अवस्था में उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वह मूर्त चिंतन करने लगता है, तर्क करता है, उसकी रुचियों में विकास होता है और वह चीज़ों को देखकर उसके बारे में जानता है, समझता है, तर्क करता है और ध्यान लगा पाता है। तो इस अवस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, उसके भाषा ज्ञान में, तर्क शक्ति में, रुचि में, प्रत्यक्षीकरण में और ध्यान में विकास होता है। इस अवस्था का संवेगात्मक विकास, यानी मैंने आपको अभी बताया कि इस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। इस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी बच्चा चीज़ों को जानने समझने का प्रयत्न करने लगता है। अतः संवेगात्मक विकास में क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास और संवेगों पर नियंत्रण। अब देखते हैं सामाजिक विकास। जैसा कि ये भी मैंने आपको उसकी विशेषताओं में बताया कि इसमें समूह की भावना का विकास होता है, वह सामाजिक सम्मान को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह ऐसे कार्य करता है जिसे उससे लगे कि वह आत्मनिर्भर हो गया है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था आ गई है। इसमें खेल में प्रचुरता होती है, खेल के द्वारा ही उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए,
जैसे कि इस अवस्था में बच्चों में चुस्ती और फुर्ती होती है, वह अत्यधिक खेल भी खेलते हैं, अतः इसमें शिक्षा शारीरिक शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए जिससे वह स्वस्थ रहें। इंद्रिय आधारित शिक्षा, इंद्रियों के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे कि वो अपने दैनिक कार्यों को कर सकें, उससे रिलेटेड कार्यों को करें। खेल और गतिविधि के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यह अवस्था ही खेल की अवस्था है। खेल खेल में ही बच्चा सीख सकता है, अतः खेल और उसी के आधार पर फजल इत्यादि के आधार पर इस अवस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अतः सृजनात्मकता के आधार पर भी शिक्षा दी जानी चाहिए। और बच्चों में संग्रह प्रवृत्ति होती है, उस आधार पर भी बच्चों में शिक्षा दिया जा सकता है। शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सक्रिय, सामूहिक और मूर्त अधिगम का वातावरण प्रदान करना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।